I move on to what are the types of capital gain which we have. Capital gain कितने तरह के होते हैं? देखिए, कैपिटल गेन कितने तरह के होते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब जैसे कि आपको नाम सजेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टर्म का मतलब क्या होता है? पीरियड। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन जो कि मुझे मिलता है किसी ऐसे एसेट को बेचने पर जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिमिलरली एनी गेन विच अराइजेज व्हेन आई सेल अ एसेट विच आई हैव होल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप ये सोचेंगे कि भाई मैं डिवाइड क्यों करता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। फैक्ट ऑफ द लाइफ इज मैंने एक एसेट खरीदा और मैंने उसको बेच दिया, क्या प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे निकालने की जरूरत क्यों है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स का रेट लगता है वो ज्यादा है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कंपैरिजन में। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है गेन, तो मान लीजिए आपका 30% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका टैक्स जो है वही टैक्स 30% का 20% हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो आपका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो पहली चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो है आपकी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे होता है, वो क्या होता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो होता है वो डिफाइन करते हैं हम इस बेसिस पे कि आपका जो एसेट है आपने कितने महीने तक हेल्ड किया है। नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जो कि आपने 36 महीने या फिर उससे कम होल्ड किया हो जिस दिन आपने उसको ट्रांसफर किया है उससे पहले। अब ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आज के डेट में मैं कोई एसेट खरीदता हूं, तो मैं एक कैपिटल एसेट खरीदता हूं 1 अक्टूबर 2010 को। अगर तो इस कैपिटल एसेट को मैं अपने पास 36 महीने तक रखता हूं, मतलब 1 अक्टूबर को मैंने इसे खरीदा है, अगर मैं इस कैपिटल एसेट को 30 सितंबर 2013 जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, जब 36 महीने पूरे हो जाएंगे, तब तक अपने पास रखता हूं, तब तक तो ये मेरा कैपिटल एसेट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा। लेकिन अगर मैंने जब इसको बेचा है वो 36 महीने के बाद डेट है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब नॉर्मल डेफिनेशन तो ये है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सा हुआ, जो आपने 36 महीने होल्ड किया, और अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो भी हुआ वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि कुछ फाइनेंशियल एसेट जो हैं वो यदि आप 12 महीने या उससे कम होल्ड करते हैं तभी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाते हैं। अगर आप उन्हें 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाते हैं। तो ये कौन से एसेट है? प्रिडोमिनेंटली इन एसेट्स का नेचर है फाइनेंशियल एसेट्स का, विच मीन्स द फर्स्ट वन इज योर शेयर्स इन अ कंपनी। नाउ शेयर्स कैन बी योर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। These shares can be listed or they can be unlisted. Any share which is held for a period of more than 12 months is a long-term capital asset. However, if the share is held for a period of less than 12 months, then it is a short-term capital asset. The second one is any listed securities. Now, your listed securities can be your equity shares and there are listed debentures also. So, if any of these are listed on a stock exchange, if these are held for a period of 12 months or less, these are short-term capital assets, or otherwise they are long-term capital assets. The next one is units of UTI or notified mutual funds. This is basically your section 1023D thing which is applicable, or your zero coupon bonds.
So these four category of assets, if they are held for a period of 12 months or less, are short-term capital asset. Any time period beyond 12 months, these are construed as a long-term capital asset. While normally, if an asset does not fall in this category, it is a short-term capital asset as long as it is transferred before 36 months. To be a long-term capital asset, it has to be transferred after 36 months. Hope this aspect is clear. The reason for bifurcating these between the short-term capital asset and a long-term capital asset is because these two are subject to differential rates of taxation. अभी हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर नहीं माने जाते। आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया था कि अगर कोई भी सेल, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी चीज कैपिटल गेन्स में टैक्स होनी है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी अमंगस्ट अदर्स, कि एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए कोई चीज और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का क्या मतलब है ये हमने काफी डिटेल में पीछे देखा था, सेल, एक्सचेंज, रिक्वेस्टमेंट वगैरह। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका एक कैपिटल एसेट होता है, आप उसे दूसरे आदमी को देते भी हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब बेसिकली इसका कारण ये है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि हालांकि जो चीज है वो एक आदमी से, वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखें तो अगर कुछ कॉमन हो, कुछ ओनरशिप कॉमन हो, कुछ कंट्रोल कॉमन हो, उस केस में अगर वो चीज की मूवमेंट हो रही है तो नॉर्मली उसको ट्रांसफर नहीं मानते। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वेरी सिंपल, if a transaction is not regarded as a transfer, there is no capital gain on it. Even though there is a capital asset, even though it is moving from one person to the other, there is no transfer in case where these situations are applicable, and accordingly there is no income under the head capital gain. So let me move on to the first such case. The first such case is partition of an HUF. हम जानते हैं कि HUF क्या होती है। बेसिकली HUF एक को-पार्टनरी की तरह होती है जिसमें कि आपके एक कर्ता होता है और अलग अलग मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अब इसमें क्या हो सकता है कि जरूरी तो नहीं है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की विचारधारा से, एक दूसरे से अलाइन हो। उस केस में क्या हो सकता है कि ये डिसाइड किया जा सकता है कि भाई कुछ मेंबर्स बोले, और आज की डेट में द वे थिंग्स आर मूविंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली इज फार टू रेयर। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपस में डिसाइड करें कि नहीं, हमें आपके साथ काम नहीं करना, हम अलग से काम करना चाहते हैं। तो तब दो सिचुएशन हो सकती हैं, टोटल पार्टीशन की या फिर पार्शियल पार्टीशन की। अब अगर तो जितना भी प्रॉपर्टी एक HUF में थी वो सारे मेंबर्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं टोटल पार्टीशन। अगर कुछ मेंबर HUF के डिसाइड करते हैं कि भाई हमें आगे काम नहीं करना है और हम अलग होना चाहते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड अ पार्शियल पार्टीशन। इसका रिजल्ट क्या होगा? जहां तक बात टोटल पार्टीशन की है या पार्शियल पार्टीशन की है, कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से वो फर्क नहीं पड़ता। तो लेट मी नाउ रीड थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। द सेक्शन सेज एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी बांटना, ऑफ कैपिटल एसेट्स। Please note the word capital asset. The asset has to be a capital asset on distribution. अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं then it is not a capital asset and therefore it is not exempt from tax. मान लीजिए HUF के पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी बेची, बेच के उसके पास कैश है, वो कैश उसने अपने HUF के मेंबर्स को दे दिया, तब कैपिटल गेन का जो क्लॉज है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन वाला जो क्लॉज है उसमें जो ट्रांसफर है वो लगता है केवल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स पे, और कैश कैपिटल एसेट नहीं होता। सो द डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी ऑफ अ कैपिटल एसेट। ऑन टोटल सबके सब आपस में डिसाइड करें कि हम HUF को खत्म ही कर रहे हैं, जो भी चीजें सब में बांट रहे हैं। और पार्शियल, कुछ मेंबर्स बाहर जा सकते हैं, बाकी मेंबर्स जो है HUF में ही रह जाए। पार्टीशन ऑफ एन HUF, तो अगर HUF का पार्टीशन होता है, चाहे कंप्लीट हो चाहे पार्शियल हो, और उस पार्शियल या टोटल पार्टीशन में HUF अपने पास जो कोई कैपिटल एसेट है, मान लीजिए 10 एकड़ लैंड था,
4 भाई थे जो एचयूएफ का पार्ट थे, उन्होंने सबको 2.5 एकड़ दे दिया। तो टोटल या पार्शियल पार्टीशन पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कैपिटल एसेट का होता है, उस पर्पस के लिए आपका एचयूएफ को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। नाउ आई टेक यू थ्रू द सेकेंड पार्ट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। हम सब जानते हैं गिफ्ट क्या होता है, बिना किसी कंसिडरेशन के आप कोई चीज दूसरे व्यक्ति को दे दे। और विल मतलब अपनी वसीयत के थ्रू। नॉर्मली एक आदमी जब सब कुछ कमाता है, बाद में उसको लगता है कि कल उसके जो बच्चे हैं उनमें लड़ाई ना हो, तो वो एक वसीयत तैयार करता है, एक विल तैयार करता है कि मेरी इच्छा ये है, इसके हिसाब से मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरे बच्चों में इस हिसाब से होना चाहिए। और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में आप बाद में देख सकते हैं। ट्रस्ट में क्या होता है कि जनरली एक सेटलर होता है जो कि अपना एक कुछ पैसा जो होता है एक ट्रस्ट बना के उसमें डाल देता है और उस ट्रस्ट में बेनिफिशियरी होते हैं। तो क्या होता है कि सपोज सेटलर जो था उसने, मान लीजिए एक कोई फादर है, एक उसकी डॉटर है जो बाहर पढ़ती है, वो एक ट्रस्ट बनाता है जिसमें वो 10 लाख रुपए डाल देता है, कहता है कि ये पैसा जो है मेरी डॉटर के शादी में यूज हो जाएगा। अगर तो ए को ये राइट है कि वो उस ट्रस्ट से वो पैसा वापस ले सके, तो इट इज एन रिवोकेबल ट्रस्ट। अदरवाइज if it's an irrevocable trust, then any transfer under a gift or an irrevocable trust is exempt from tax. Now what is exempt from tax? Everything, as long as it is a capital asset. However, there is one exception which is there and which I'll go with you. Please look at the screen and I'm just reading this out. Transfer, there has to be a transfer. And what do we mean by transfer? The definition we have seen. Under a gift or will or an irrevocable trust, transfer of what? क्या चीज ट्रांसफर करनी चाहिए? Of shares, debentures or warrants. I assume you know what all these three mean, so I'm not getting into the details. But shares would mean equity and preference shares. Allotted by a company to its employees. एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉई को देती है under a ESOP plan. अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्कीम के अंतर्गत कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कोई शेयर, डिबेंचर या वारंट देती है, एंड व्हाट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सच अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन हियर? वी मीन दैट कोई भी ट्रांसफर अगर है किसी कैपिटल एसेट का गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू, किस चीज का? या तो शेयर, डिबेंचर या वारंट, जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है ईसॉप प्लान में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से है, उस केस में जो ट्रांसफर होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कंपनी ए ने अपने एम्प्लॉय को 10,000 शेयर्स दिए जो कि वो बाद में खरीद सकता था और वो उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिए, उस केस में वो जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा।